Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं और स्वयं प्रभा आईआईटी कानपुर द्वारा प्रारंभ की गई इस पूरी मुहिम में मेरे द्वारा जिस कोर्स को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें 20 टोटल लेक्चर है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में 5वें लेक्चर में आपने देखा था कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उसमें उकेरा था, जैसे कि फेजलर का जो मॉडल है डिसेंट्रलाइजेशन का वो क्या है, उसके साथ साथ पंचायती राज से जुड़े जो विभिन्न मतलब कमिटीज़ बनी है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की थी, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, उसका संस्थानम कमेटी के बारे में, अशोक मेहता कमेटी के बारे में और बाकी कमेटियों के बारे में भी हमने विस्तार से उसके प्रोज कॉन सबको बताया था। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की तो हमारे जहन में नाम आता है कि किस तरह से 73वां संविधान संशोधन आता है और उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उन सारे प्रावधानों को भी बहुत विस्तार से आपके सामने जो है रखने की कोशिश की गई है। मतलब पिछले लेक्चर में, आज के लेक्चर में बेसिकली हम पूरा जो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, पंचायती राज है, उसके 73वें संविधान संशोधन की जो प्रावधान थे उसकी आलोचना से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारी आलोचनाएं की गई हैं 73वां संविधान संशोधन की। उसमें पहली आलोचना जो है वो यहीं से शुरू होती है कि पंचायती राज संस्थानों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव रहा है, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका जो है लैकिंग आप देख सकते हैं पंचायती राज संस्थानों में है। और पंचायती राज को जो है राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए उनका कोई स्वतंत्र स्रोत विकसित नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है। जब हम पंचायत को देखते हैं, हम चाहते हैं कि गांधी के सपनों का भारत और विकसित हो और सशक्त हो, वहाँ लोगों की सहभागिता बढ़े, तो हमारे जहन में साथ ही साथ ये भी सवाल आता है कि वो वास्तविक संदर्भ में कैसे सशक्त होगा। तभी होगा जब उसके पास अपने खुद के वित्तीय स्रोत होंगे, उसके पास खुद जो है वो राज्य सरकार के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो निर्भर नहीं होगा इस बात के लिए कि उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वहाँ से मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ये जिसके ऊपर जो है बहुत सारे क्रिटिक ने जो है पॉइंट आउट किया है कि उसके पास वित्तीय संसाधन का अभाव रहता है पंचायत के पास। दूसरी जो आलोचना आ रही है कि अधिकांश राज्यों ने स्थानीय निकायों को हस्तांतरित विषयों के लिए धन को हस्तांतरित नहीं किया है। 12 राज्यों के एक अध्ययन ने दर्शाया है कि इनमें से 9 राज्य स्थानीय संकायों का कर राजस्व पंचायतों और शहरी निकाय दोनों का राज्य सरकार के कुल राजस्व का 5% से भी कम है। मतलब हम कह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था कि 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान था कि हम क्या कर रहे हैं, हम उन 29 विषयों को जो है पंचायतों को हस्तांतरित कर रहे हैं कि आप इन विषयों को करेंगे। तो जैसे आप विषय हस्तांतरित करेंगे तो सीधा सा सवाल है कि आप फिर जो है धन भी, स्रोत भी उन्हें देंगे कि आप ठीक से काम करें। लेकिन जो अध्ययन दिखा रहा है कि 9 राज्यों में ख़ासतौर पे और जो 12 राज्यों में स्टडी हुआ उसमें 9 राज्य में जो है ये समस्या आई हैं कि किस तरह से जो है कुल राजस्व का 5% से भी जो है कम दिया जा रहा है पंचायतों को जो खर्च होना चाहिए उसका। हालांकि महिलाएं और SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया है। अगर आपने देखा होगा पिछला लेक्चर तो उसमें हमने विस्तार से बताया है कि महिलाओं को, SC STs को, सभी को जो है पंचायती राज में जो है आरक्षण का विधान है। लेकिन ग्रामीण प्रशासन में पिछड़ी जातियों और महिलाओं की भागीदारी में जो है कठोर जो है जातिवादी और पितृसत्तात्मक प्रणाली जो है उसे रोकती है।
मतलब सिद्धांत में आ गया है कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम जानते हैं ग्रामीण भारत में अभी भी जातिवाद एक का स्वरूप जो है बहुत कठोर है, और जातिवाद के आधार पे या पितृसत्तात्मक समाज के आधार पे जो है महिलाओं को और समाज के वंचित तबकों को जो है सहभागी होने से वंचित किया जाता है। जातिवाद का यहाँ ये तात्पर्य है कि कई बार अगर वो सीटें फलां सीटें आरक्षित है तो सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने घरेलू जो उनके सहायक होते हैं, सहायिकाएं होती हैं, उनको वो चुनाव लड़वाते हैं ताकि वो प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में जो है वो मतलब खड़े हो, और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वो खुद करते हैं। पितृसत्तात्मक प्रणाली का मतलब ये है, अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस में हम लोग मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पितृसत्ता का मतलब होता है पैट्रियार्की, यानी जिस तरह से परिवार में एक धन संपत्ति का हस्तांतरण जो है मतलब दादा से उसके पुत्र को, उसके पुत्र से उसके पुत्र को होता है, ये जो है एक तरह से सर्कुलेशन ऑफ मनी या सर्कुलेशन सक्सेसरशिप जो है, उत्तरदायित्व जो है वो पुरुषों के बीच ही विभाजित होता है, महिलाओं की जो है उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो ये जो पूरी मानसिकता है, हम जिस ग्रामीण भारत से आते हैं वहाँ इस तरह की सामंती मानसिकता भी जो है काबिज है, जो महिलाओं को बाधित करती है कि वो मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा में सहभागिता करे और कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीण और ज़मीनी राजनीति के फलक को जो है परिवर्तित करे। तो अब प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की भी समस्या हम देखने को हमें मिलता है। जैसे हम कई बार ये शब्द सुनते हैं, सरपंच पति, मुखिया पति, ऐसे शब्द जो है वो पंचायती राज में बहुत प्रसिद्ध हैं। और मैंने जो कुछ शुरुआती चुनावों का अध्ययन किया है, और जो ख़ास तौर पे हरियाणा के इलाके में जब मैं पंचायती राज का अध्ययन कर रहा था चुनावों के वक़्त, तो मैंने देखा कि किस तरह से चुनाव में जो महिला उम्मीदवार खड़ी थी, तो जो पोस्टर जारी किया गया था उस पोस्टर में उस महिला की तस्वीर ही नहीं थी, बल्कि उसके जगह उसके ससुर की तस्वीर या पति की तस्वीर या भाई की तस्वीर, ऐसे किसी पुरुष वर्ग की तस्वीर थी। महिलाओं को की उपस्थिति जो है कम से कम पोस्टरों के स्तर पे जो है गौण थी। जब मैंने पूछा लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं खड़ी हो रही हैं लेकिन तस्वीर नहीं है उनकी, तो वो कहते हैं कि हम परंपरागत समाज से आते हैं और हमारे लिए ये वाजिब नहीं है कि हम महिलाओं का जो है प्रदर्शन करें उस तरह से। तो चूँकि ये सीटें आरक्षित हो गई है तो ये हमारी मजबूरी है कि हम महिलाओं को यहाँ से जो है चुनाव लड़वा रहे हैं। तो नाम केवल उसका है, पहचान तो हमारा ही है। तो ये जो एक तरह से पूरा सिस्टम है, आप देखते हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट को खड़ा करने का, ये पंचायती राज प्रणाली में जो है बहुत जो है आज गहरी होती जा रही है। एक और अध्ययन में मैंने पाया था कि एक बहुत धनाढ्य जमींदार परिवार था और वो सीट जो है वो जो है आरक्षण में चली गई, तो उन्होंने अपने नौकर को खड़ा कर दिया था और उनको लगता था कि नौकर तो केवल जो है अंगूठा लगाएगा या हस्ताक्षर करेगा और वास्तविक शासन तो हम करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। रिप्रेजेंटेशन तो हमने दे दिया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा भी हालांकि शुरुआती स्तर पे मिल रहा है, लेकिन ये दीर्घकालिक फ़ायदा कैसे तब्दील होगा इस पर ज़रूर से विचार मंथन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समस्याएँ जो हैं बहुत गहरी हैं उस दिशा में। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय पर कार्य करने के संदर्भ में नौकरशाही की भूमिका कई बार जो है विकास विरोधी प्रतीत होती है। अगर आप देखते हैं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का 11th शेड्यूल, तो हम देख रहे हैं 29 विषयों को क्या किया, राज्य सरकार ने पंचायत को दे दिया। लेकिन राज्य और पंचायत के बीच वहाँ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का काम अगर कोई करता है तो वो स्थानीय नौकरशाही करती है। अब स्थानीय नौकरशाही जो है वो इतनी जड़ता की शिकार है, इतना नौकरशाहीकृत उसका रवैया है कि वो जो है बार बार जो है अरंगा लगाती है पूरे विकास कार्यों में। वो स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ जो है वो सही से जो है वो इंटरेक्ट नहीं करती है, उनके साथ सवाल जवाब ज़्यादा करती है और एक सहयोगी माहौल जो है वहाँ नहीं बन पाता। तो हम ऐसे भी परंपरागत लोक प्रशासन में हम जानते हैं कि नौकरशाही का रवैया जो है वो अत्यधिक केंद्रीकृत शासन चलाने का रहा है, और पंचायती राज के माध्यम से चूँकि हम विकेंद्रीकरण स्थापित करना चाहते हैं तो वो कभी भी जो है आपके साथ सहयोगी व्यवहार नहीं करेंगे, इतना तो तय है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पंचायती राज के प्रदर्शन संबंधित रिकॉर्ड में भी समानता नहीं देखने को मिलती है। जैसा हम लगातार पिछले क्लासेस में भी हम कहते आ रहे हैं कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को तो चलाया है और 73वां संविधान संशोधन भी अगर 92-93 के आधार पर देखें तो लगभग जो है इतने साल बीत गए हैं, लेकिन जब आप प्रदर्शन के लिहाज से देखेंगे कि कहाँ अच्छा पंचायती राज व्यवस्था काम कर रहा है, तो आपको ये
आंकड़ा साफ नज़र आएगा कि उत्तर भारत जो है वो दक्षिण भारत की तुलना में जो है प्रदर्शन के मामले में फिसड्डी साबित होता है या हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कारणों से उत्तर भारत के राज्यों में जो है अलग तरह के पंचायती राज व्यवस्था में मतलब गतिशीलता के साथ जड़ता भी है, और दक्षिण भारत के राज्यों में जो है एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है, सत्ता का हस्तांतरण जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है, तो वहाँ ठीक से काम हो पा रहा है। तो एक तरह से जो है आप देख सकते हैं कि अनइवन आपको पिक्चर और समान तस्वीर जो है पंचायती राज के संदर्भ में नजर आएगी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच। पंचायती राज संस्थाओं में के चुनाव में धन बल और बाहुबल का भी ज़बरदस्त प्रयोग होता है। जब हम सोचते हैं कि हम पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जब हम सोचते हैं कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ों को गहरे करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव से लोगों की सहभागिता होगी, लोगों की आवाज़ जो है वो गांव-गांव के स्तर पर मुखरित होगी, जब हम कहते हैं गांव की सरकार हम बना रहे हैं। लेकिन उसी चुनाव में जब आप चुनाव को देखेंगे तो वहाँ जिस तरह से धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है वो अपने आप में जो है बहुत एक चिंतनीय विषय है। और ख़ास तौर पे धन बल बाहुबल के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है मॉरल एक्टिविटी जो नहीं है, जो गैर नैतिक क्रियाएं हैं वो भी होती हैं, जैसे खुलेआम जो है शराब का बंटवारा और बाकी चीज़ों का बंटवारा। किस तरह से अगर कैंडिडेट स्थानीय स्तर पे जान रहा है कि गांव का कोई एक वोटर गांव में नहीं है, तो अगर वो गांव से बाहर जो हो सकता है वो पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है, तो यहाँ तक कि उसे टिकट दे के जो है उसको बुलाने की प्रथा है। तो ये जो है पूरा एक जो सिस्टम चलता है ग्रामीण स्तर पर, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से पैसे का जो है बंदर बांट होता है, लोग पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं। तो ये सब भी जो है चुनौती के रूप में है, क्योंकि लोकतंत्र का सही अर्थ तो ये नहीं था। हम ये करने के लिए शायद ज़मीन के लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहते थे, उसका आशय कुछ और विस्तृत था, कुछ और गहरा था। हाँ, बहरहाल जब हम 73वें संविधान संशोधन के हमने सारे प्रावधानों को देखा है, तो उसके साथ साथ हमारे सामने जो है 74वां संविधान संशोधन भी है। और 74वां संविधान संशोधन में जैसे हम देखते हैं कि 243 से ही जो है वो नगर पालिका के बारे में बात होती है और नगर पालिका को मजबूत करने की बात की जा रही है। 243P में परिभाषाओं को निहित किया गया, यानी डेफिनेशन दिए गए हैं कि किस तरह से जो है नगर पालिका काम करती है, और इसके अंतर्गत जो है समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका आदि को परिभाषित किया गया, इन सबको डिफ़ाइन किया गया अगर आप 243P को देखेंगे तो। और मैं बार बार आपको सुझाव दूंगा कि जब भी आप मतलब पंचायती राज या नगर पालिका से जुड़े अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उसके डिटेल को जानना चाहेंगे तो आप बेयर एक्ट ज़रूर से रखें। और बेयर एक्ट का ये है कि बेयर एक्ट में आपको पूरे संविधान के जो है पूरे आर्टिकल बहुत डिटेल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको मिल जाता है। तो बेयर एक्ट को जरूर आप संदर्भ बना के पढ़ेंगे उसमें। 243Q जो है इसके अंतर्गत नगर पालिका के गठन की बात की गई है, और इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी उभर रहे नगरों के लिए नगर पंचायत, दूसरा छोटी शहरी क्षेत्र के लिए जो है नगर पालिका परिषद या नगर पालिका, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। यानी 3 स्तर पे ये भी जो है आप देखिएगा जो है 3 टियर के आधार पर स्थानीय सुशासन को बढ़ाने की बात करते हैं। तो पहला जो स्तर है वो कहते हैं जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, यानी जो ट्रांजिशनल क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या का थोड़ा पलायन हो रहा है इधर से उधर, ऐसे के लिए वो नगर पंचायत का प्रयोग कर रहे हैं। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए वो नगर पालिका परिषद या नगर पालिका का प्रयोग कर रहे हैं, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए जो बड़ा महानगर है उनके लिए नगर निगम का वो प्रयोग कर रहे हैं। और राज्य सरकार को इस संशोधन अधिनियम में दिए गए विस्तृत मानकों के आधार पर अपने खुद का नगर पालिका अधिनियम बनाने का अधिकार है, और राज्य सरकार को कहा गया है कि इस संशोधन अधिनियम को बेस मानते हुए अपने खुद का नगर पालिका अधिनियम वो बना सकता है। अगला आर्टिकल जो है 243R है, और इसके अंतर्गत जिसे हिंदी में द कहते हैं, इसके अंतर्गत विस्तार से नगर पालिका की संरचना यानी नगर पालिका के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है इसको रेखांकित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। यानी नगर पालिका जो है वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन
के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उससे द्वारा भरा जाएगा और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से जाना जाएगा और जो नगर पालिका क्षेत्र होगा उसको वार्ड के नाम से जो है आगे विभाजित किया जाएगा। अगला आर्टिकल जो है 243 एस है जिसे 243 ध कह सकते हैं हिंदी में और ये कहता है कि वार्ड समितियों आदि के गठन और उसकी संरचना, यानी कि ऐसी नगर पालिका की जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। यानी जहाँ पे जनसंख्या जो है वो 243 एस में कहता है जहाँ नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहाँ प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर क्या होगा कि वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा और वार्ड समिति जो है जो एक या अधिक वार्ड से मिलकर बनेगा। यानी वार्ड समिति का कंपोजिशन होगा क्या, एक या एक से अधिक वार्ड जो है मिलके वार्ड समिति बनाएगी और वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का जो है वो सदस्य होगा और जो वार्ड समिति का जो है सदस्य कौन होगा, उस नगर पालिका क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो वार्ड समिति का सदस्य होगा। तो आर्टिकल 243 एस जो है वो वार्ड समिति और के गठन और उसकी संरचना के बारे में बात करता है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 243 टी जो है वो कहता है स्थानों का आरक्षण, यानी जो सीट्स हैं, सीट्स का जो है कैसे रिजर्वेशन का क्या है इसमें प्रावधान, इसको विस्तार से बताता है। तो वो आर्टिकल 243 टी कहता है कि SC ST के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और उनका आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में रहेगा। यानी कि उस राज्य में उस वहाँ पंचायत में अगर SC ST की तादाद है, उसका बाहुल्य है या जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या के आधार पे उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है निकाय में, यानी जो अर्बन गवर्नेंस है, जो स्थानीय निकाय है, उसमें महिलाओं को 1/3 सीटों पर जो है वो आरक्षण मिलेगा और ये जो 1/3 महिलाओं का आरक्षण है, इसी के अंदर 1/3 जो है SC ST की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। यानी महिला के अंदर जो है SC ST महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है और साथ ही साथ इसमें ये भी एक प्रावधान है कि यह आरक्षण नगर पालिका के भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम यानी रोटेशन में आवंटित किया जाएगा। इसका आशय है कि आज हो सकता है वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है कल सीट वो जो है सामान्य में तब्दील हो जाए। तो एक रोटेशन होता है, उस रोटेशन के आधार पे जो है आरक्षण को दिया जाने की बात इसमें जो है वो की गई है। यानी आप देख सकते हैं 243 टी में आरक्षण है, आरक्षण में कहा गया है SC ST को क्या, उनकी जनसंख्या के आधार पे हम आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। महिलाओं को क्या कहा गया है, 1/3 हम रिजर्वेशन दे रहे हैं और 1/3 जो महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें SC ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाओं को रिजर्वेशन आप दे रहे हैं वो रोटेशन के बेस पे दे रहे हैं, यानी वो रोटेट होते रहेगा। हो सकता है आज वो सीट जो है रिजर्व है, कल वो सीट अनरिजर्व हो जाएगी। 243 प यानी यू जो है वो अवधि की बात करता है, यानी नगर पालिका की अवधि क्या है, नगर पालिका का जो है टोटल कार्यकाल क्या है। तो ऐसे आप जानते हैं कि नगर पालिका की अवधि भी जो है पंचायतों की अवधि की तरह ही 5 वर्ष मुकर्रर की गई है। यानी कि 5 वर्ष जो है नगर पालिका की कुल अवधि है, 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव होगा। लेकिन अगर 5 वर्ष से पूर्व जो है मान के चलिए नगर पालिका विघटित हो जाती है, किसी कारण से वो जो है विघटन कर दिया गया है नगर पालिका को, तो उसमें ये भी प्रावधान है, याद करने योग्य बात है कि विदिन 6 मंथ जो है आपको फिर से पुनः चुनाव करवाना है। ठीक है, यानी 5 वर्ष उसका कार्यकाल है, 5 वर्ष से पूर्व जो है अगर विघटित होगी तो 6 महीने के अंदर आपको फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। लेकिन एक और उसमें एक प्रावधान है कि अगर रिमेन पीरियड यानी कुल बचा हुआ समय 6 महीने से कम है तब चुनाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 4 साल और जो है 6 महीने से 8 महीना, 4 साल जो है 8 महीना जो है वो काम कर चुका है, तो कितना बचा आपको, 4 महीना बचा, तो 4 महीने के लिए फिर चुनाव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगला जो प्रावधान है वो 243 फ
यानी कि 243V है, जो कहता है कि सदस्यों के लिए अहर्ता क्या है। अहर्ता का मतलब है क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी इलेक्शन लड़ेंगे या जो भी कुछ है उनके लिए क्या कुछ हमने क्वालिफिकेशन तय किया है। तो जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो उसमें 21 वर्ष का समय जो है वो तय किया गया है कि 21 वर्ष का जो है हम जो भी मतलब पूरा कर चुका है वो जो है इलेक्शंस को जो है वो लड़ सकता है। अगला प्रावधान जो है वो 243W में है, यानी 243 ब के अंतर्गत आता है और इसमें नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का जो है बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैसा हम जानते हैं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है जो 18 विषय तय किए गए हैं और ये कहा गया है कि इन विषयों को राज्य सरकार जो है वो स्थानीय निकायों को देंगी कि वो काम करेगी उस पे। तो वो उसमें जो 18 विषय है उसमें प्रमुख विषयों के ऊपर हम नज़र दोहराएंगे कि क्या क्या प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत। जैसे शहरी योजना निर्माण एक प्रमुख विषय है, उसमें जमीन और भवन निर्माण संबंधी विनियमन जो है दूसरा विषय है। आर्थिक और सामाजिक विकास आदि के लिए योजना निर्माण है इसके अंतर्गत। सड़क, पुल, घरेलू, औद्योगिक और व्यापारिक उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति भी इसके अंतर्गत विषय आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत शामिल है। साथ ही साथ झोपड़पट्टियों का विकास और सुधार, शहरी गरीबी को हटाना आदि भी इसके अंतर्गत जो है शामिल है। यानी कि ये जो मोटा मोटा जो आपने देखा कि ये विषय हैं, ये सभी ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार शहरी निकाय को दे रही है कि ये मैं पर्टिकुलर ये 18 विषयों को मैं आपको हस्तांतरित कर रहा हूँ और आप इन विषयों पे जो है आप कार्य करेंगे। 243Y यानी 243 म जो है अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिस पे हम बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है वित्त आयोग का विधान है, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो होगा। जैसा आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे तो अलग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान अलग तरीके से है, राज्य स्तर के लिए प्रत्येक राज्य को एक वित्त आयोग गठित करना होगा, ये आर्टिकल कहता है, ताकि शहरी निकायों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। राज्य स्तर पर वित्त आयोग जो बनेगा वो जो अर्बन गवर्नेंस है उसके फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या करेगा, समीक्षा करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। साथ ही साथ यह आयोग उन सिद्धांतों की भी सिफारिश करेगा कि इन निकायों को संसाधनों के हस्तांतरण को संचालित आप कैसे करते हैं, कैसे आप वहाँ फाइनेंस देते हैं, कैसे रिसोर्सेज देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को भी मॉनिटर करेगा ये। और इसमें राज्य के समेकित निधि से जो है अनुदान या सहायता भी शामिल है। जो कंसोलिडेट फंड है स्टेट का, वहाँ से सहायता, वहाँ से अनुदान, वहाँ से जो है मिलेगा किसको, स्थानीय निकाय को। 243Z जो है विस्तार से नगर पालिका के लेखाओं को समपरीक्षा करता है, यानी कि 243 जो Z है वो ऑडिट करता है किसका, जो नगर पालिका है, जो अर्बन गवर्नेंस है उसमें जो भी खर्च हो रहा है, जो भी व्यय किया जा रहा है, उसको ऑडिट का जो है राइट 243Z के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 243ZA जो है वो नगर पालिका के लिए चुनाव की बात करता है। जो चुनाव का विधान है उसको 243ZA में कहा गया है और कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों में मतदाता सूची तैयार करने और संचालन आदि की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होगा। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्शन इन अर्बन गवर्नेंस, यानी कि जो शहरी निकाय है वहाँ पे अगर चुनाव हो रहा है तो उसको निर्देशन करने, उसको नियंत्रण करने, उसको जो है निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होगी। अगला जो आर्टिकल है 243ZD है। 243ZD जो है वो कहता है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी जो जिला नियोजन है उसके लिए कमिटी होना चाहिए, उसके लिए जो है समिति होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पंचायत और नगर पालिका द्वारा
तैयार किया गया समेकित योजनाएं और संपूर्ण जिला के लिए एक विकास का प्रारूप बनाने के लिए जिला जो है योजना समिति का गठन होगा। यानी कि जिला स्तर पे बहुत सारा काम होता है जो विकास से जुड़ा काम है और योजनाओं को पूरा करने से रिलेटेड काम है। तो इन सभी कामों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है संस्था का यहाँ गठन करने की बात की गई है, वो है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और ऐसी समिति का कुल सदस्य संख्या जो है वो कम से कम जो है, ये कहा जा रहा है कि कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के संदर्भ में ऐसी समिति का कुल सदस्य संख्या में से कम 4/5, जो 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिला में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित होंगे। यानी ये जो आप कमिटी देख रहे हैं, कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, उसमें 4 सदस्य जो होगा वो जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से जो है वो उसमें निर्वाचित होने चाहिए, उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा बनना चाहिए। प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना के निर्माण करने में निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान रखेगी। जो भी जिला विकास समिति बनेगी, जो भी जिला के लिए कमेटी बन रही है, वो विकास संबंधित जो है निम्नलिखित कार्यों को फोकस करेगी। जैसे पंचायत और नगर पालिका के कॉमन विषय जिसमें पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा को बांटना, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और एकीकृत विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और पर्यावरण का संरक्षण जो वो शामिल है। साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं कि कई चीज़ जो कि कॉमन रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें पानी है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका एकीकृत विकास है यानी उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है और पर्यावरण का संरक्षण, इन सभी कार्यों के प्रति भी जो है वो बहुत उद्देश्यपूर्ण रहेगी, उसे बहुत गंभीरता से लेगी। प्रत्येक जिला समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी सिफारिश की जाती है वो राज्य को भेजेगा। यानी कि जो अध्यक्ष होगा जिला समिति का वो एक इम्पॉर्टेंट काम भी करेगा। वो क्या करेगा कि राज्य सरकार को उस जिला के संदर्भ में जो विकास की गुंजाइश है, जो संभावनाएं हैं, वो सब जो है वो क्या करेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। तो आप देख सकते हैं कि अर्बन गवर्नेंस के अंदर जो है कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है। ये जो है कमिटी का किस लिए गठन किया गया है, जिला स्तर पर नियोजन करने के लिए, और इसको बहुत महत्वपूर्ण विकास संबंधी जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बात यहाँ समझना ज़रूरत है कि ऐसी कमेटियाँ जो कि मतलब अर्बन गवर्नेंस का हिस्सा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार के सिविल सेवा की परीक्षा में भी जब आप देखेंगे, आप सब लोग विद्यार्थी और आगे आप उस परीक्षा की तैयारी में लगेंगे या जिनकी रुचि है, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में इसके ऊपर जो है इस बार शॉर्ट नोट्स आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है कि हम इन सभी चीज़ों को भी हमेशा जो है ध्यान में रखें और उस हिसाब से जो है उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वन इज़ 243 ZE। ये भी एक इम्पॉर्टेंट भाग है अगर आप जो है अर्बन गवर्नेंस को पढ़ना चाहते हैं, अर्बन गवर्नेंस को समझना चाहते हैं। वो है कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, जो वहाँ के लिए नियोजन का जो है से जुड़ा कमिटी क्या है, वो कमिटी यही है जो 243 ZE में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और कहा जाता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। मतलब महानगर में आप जानते हैं कि तेज़ी से ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या में तब्दील हो रही है, तो जिस तरह से अर्बन स्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत तब्दीली आ रही है, एक तरह से जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। तो जो महानगर क्षेत्र है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हम नई क्या कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। और नई योजनाओं को बनाने के लिए और उसको विस्तार से अमली जामा पहनाने के लिए महानगर योजना समिति का गठन किए जाने की जो है बात की गई है। महानगर योजना समिति की संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना। इसमें भी कम से कम जो है 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित क्षेत्रों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से और उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं के और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप जब आप पिछड़ा पढ़ रहे थे कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, तो वहाँ जो सदस्य थे वो
4/5 थे, 4/5 सदस्य आ रहे थे पंचायत से और कहाँ से, नगर पालिका से। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कमिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन जो है, वहाँ 2/3 सदस्य आ रहे हैं नगर पालिका से और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित होकर जो है उस पंचायतों से, जो जनसंख्या के अनुपात में है। यहाँ 2/3 के सदस्यों के बारे में जो है यहाँ बात की गई है। प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में जो है निम्नलिखित बातों का जो है वो ध्यान देगी। जैसे महानगर क्षेत्र में नगर पालिका और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं, नगर पालिका और पंचायतों के सामान्य हित के विषय जिसमें जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधन में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। यानी पिछले के ही तरह 243 जेड में देखिए इसी तरह का प्रावधान था और जेडी में भी इसी तरह का प्रावधान है कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया को आपको डेवलप करना है, वहाँ विकास करना है, तो उसके लिए भी आपको प्रारूप करना पड़ेगा। जब आप प्रारूप करिएगा तो यह ध्यान रखिए जो बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें हैं जैसे जल, पानी, उसके लिए क्या व्यवस्था है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है, अवसंरचना के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का जो पूरा मामला है उसको हम कैसे देखते हैं, और पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरनमेंट के जो है मतलब संरक्षण के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको भी इसमें खास जगह दिया गया। साथ ही अंतिम पॉइंट में 243 जेडी को देखें तो प्रत्येक महानगर योजना का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसका ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई है वो राज्य सरकार को भेजेगा। यानी ये बिल्कुल सिमिलर है पीछे से। देखिए तो यहाँ पे भी था क्या, जिला स्तर का अध्यक्ष क्या करेगा, भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो है हमारे लिए विकास की योजना है। उसी तरह मेट्रोपॉलिटन जो योजना का जो अध्यक्ष है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा कि ये हमारे जो है विकास के लक्ष्य हैं, इसको इसके ऊपर जो है कानून बनना चाहिए, इसको जो है विकास के लिए इसको प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जो हिस्सा है वो आलोचना का है और आलोचना के अंतर्गत जैसे अभी तक हमने विस्तार से देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट प्रावधान थे अर्बन गवर्नेंस के वो क्या थे और उसकी फिर आलोचना के हिस्से में हम आ रहे हैं। इससे पूर्व हमें थोड़ा सा जरूर इस बात को विस्तार से देखेंगे कि जो पूरा ये अर्बन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो आप देखिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान में जैसे भारी तादाद में शहर जो है वो शहरी शहर में तब्दील हो रहा है, यानी कि जनसंख्या जो है शहर की तरफ जा रही है और जैसे ही जनसंख्या शहर की तरफ जा रही है तो हो क्या रहा है कि वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ के लिए आधारभूत जो ज़रूरतें हैं उसके लिए जो है एक तरह का संकट आ रहा है। तो उसमें अलग अलग तरह का प्रयोग है। कई बार आप देखिएगा जैसे दिल्ली जैसे शहर में जब कुछ सालों पहले जब वहाँ श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भागीदारी एक प्रयोग की शुरुआत की थी। भागीदारी का मतलब क्या था, भागीदारी का मतलब था सिटीज़न और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। और उन्होंने क्या किया था, कई संस्थाएं जैसे RWA है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं, वो आम जनता की तरफ से सरकार के साथ जो है बातचीत करती थी, भागीदारी करती थी। और दूसरी तरफ जो है जैसे दिल्ली जो है जल बोर्ड है, दिल्ली विद्युत निगम है, ये सारी संस्थाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से करती थी और दोनों मिलके जो है पार्टिसिपेट करके अर्बन गवर्नेंस को जो है वो चला रहे थे। तो इस तरह का प्रयोग जो है शहरी गवर्नेंस में ज़रूरी है और अलग अलग जगह ये हो भी रहा है। लेकिन क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट ने शुरुआती काम तो कर दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण काम था, लेकिन इसके आगे का काम जो है अभी भी शेष है। और आगे का काम क्या है कि ये जो डेली लाइफ का एवरीडे जो अर्बन गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे डील करें। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चुनौती क्या है, किस तरह से 74th अमेंडमेंट तो बन गया लेकिन उसमें क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या ऐसी सीमाएं थी जिसको हम फिर से जो है हमें जांचने परखने की ज़रूरत है, तभी हम पॉलिसी मेकिंग में कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कई शहर जो छोटे शहर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इसीलिए आज तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का अर्बन गवर्नेंस सिस्टम बहुत बेहतरीन है। आपके सामने सिंगापुर का एग्जाम्पल, आपके सामने दूसरे जैसे मॉरिशस का एग्जाम्पल है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो तेज़ी से जो है विकास के सारे पैराडाइम पे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अर्बन गवर्नेंस बहुत मजबूत है वहाँ का। तो आलोचना में अगर आप देखें तो आलोचना में
बहुत सारी बिंदु है जिसके अंतर्गत हम आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा था ग्रामीण में वित्तीय समस्या थी, वैसे ही शहरी प्रशासन में भी है, और वहाँ पे भी वित्त की समस्या एक इम्पॉर्टेंट समस्या है, क्योंकि व्यवस्थित फंड के अभाव में स्थानीय निकाय की शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना संसाधन के किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जैसे 12वीं अनुसूची में जो 18 कार्य बिना वित्त के जो है विफल होंगे। मतलब सिंपली आप कह रहे हैं कि विदाउट फाइनेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते कहीं पे भी, और आप तो अर्बन गवर्नेंस को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, और इतना पैसा खर्च होगा, इतना समय खर्च होगा, इतना उसमें इंटेलिजेंस खर्च होगा, तो उसमें आप बिना वित्त के कैसे करेंगे। तो वित्त एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो गाँव की पंचायतों के संदर्भ में हो रहा था, रूरल गवर्नेंस के संदर्भ में हो रहा था, वही समस्या यहाँ अर्बन गवर्नेंस के संदर्भ में भी है। दूसरी जो आलोचना 74th अमेंडमेंट की जा रही है वो यही है कि नए एक्ट में वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आपने देखा राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था अर्बन गवर्नेंस में, जो शहरी प्रशासन की वित्तीय स्रोतों और ज़रूरतों की पूर्ति करेगा। ये कहा गया है कि जो शहरी प्रशासन की जो जो ज़रूरत होगी, उन्हें बेसिक एमिनिटी चाहिए, उन्हें जो अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, वो सभी ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? राज्य का वित्त आयोग करेगा। परंतु इस आयोग की सिफारिश किसी राज्य पर लागू करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो दाव पेच है यहाँ, सबसे बड़ा जो सीमा है वहाँ, वो यही है कि जो आप कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग आपने बना दिया है, राज्य वित्त आयोग को आपने ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो राज्यों को जो है वित्तीय स्रोत देगा, लेकिन उसके रिकमेंडेशन को मानना अनिवार्य है ही नहीं। यानी वो जो आपको सुझाव देगी, जो सिफारिश करेगी, जो आपसे उम्मीद करेगी, वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे माने या ना माने। माने तो बेहतर, नहीं माने तो उसके ऊपर कोई जो है आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है राज्य वित्त आयोग के इस संदर्भ में, जो उसको शक्तियाँ प्राप्त है। वो शहरी गवर्नेंस में लोक सहभागिता की अवधारणा भी अभी भी शैशवावस्था में है। जब हम कह रहे हैं कि शहरी गवर्नेंस बहुत आगे बढ़ रहा है, जब हम कह रहे हैं कि शहरी गवर्नेंस के अंतर्गत जो है पार्टिसिपेशन से बहुत चीज़ों में तब्दीली आएगी और आ रही है, वहाँ हमें ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि ये गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन की जो पूरी अवधारणा है वो हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में, हिंदुस्तान जैसे देशों में बहुत अभी शैशवावस्था में है, यानी बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे है। अभी हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया उसमें, अभी तक केवल ये पोस्टर स्टेटमेंट बन के ज़्यादा रह गया है, जिसके बारे में हम पोस्टरों में पढ़ते हैं कि हम भागीदारी कर रहे हैं, हम लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो नहीं उतना पार्टिसिपेशन हो रहा है। ऐसा होता है क्योंकि लोग जो मनोदशा है, जो पब्लिक मेंटालिटी है रिगार्डिंग नगर पालिका, वो बहुत अच्छी नहीं है। वो नगर पालिका को अभी भी बहुत संशय से देखते हैं, बहुत डाउटफुल कंडीशन में देखते हैं, और जैसे ही आप किसी संस्था को संशय में देखेंगे, आपको उस संस्था के प्रति विश्वास नहीं होगा, आप उस संस्था के प्रति जो है अपने मन में एक ट्रस्ट नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तब तक जो है कभी भी उस संस्था के बारे में आप ये नहीं सोचिए कि वो बेहतरी से काम कर पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे संशय का भाव अभी भी है। पार्टिसिपेशन की पूरी मुहिम जो है अभी भी बहुत शैशवावस्था में, बहुत शुरुआती अवस्था में है। 11वीं अनुसूची की तरह यहाँ भी अलग अलग शहरी निकायों के कामों के बीच जो है कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, बल्कि इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। जैसे 11वीं अनुसूची जो है में जिस तरह से आपने देखा था कि अलग अलग काम है, और काम कहा कि ये सारे काम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि काम तो आप दे रहे हो, लेकिन उसका क्लियर कट विभाजन नहीं है कि वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन संभालेगा, कौन अकाउंटेबल होगा अगर काम विफल होता है। तो इन सारे मुद्दों पर जो है अभी भी स्पष्टता जो है इस एक्ट में नहीं देखी गई है। अगली जो आलोचना है, अगर आप देखें 74th अमेंडमेंट की, तो यही है, और जिसकी आलोचना करते हुए निर्मल मुखर्जी एक बहुत प्रमुख विचारक हैं। उन्होंने 74th संविधान संशोधन की आलोचना की थी, और आलोचना करते हुए कहा था कि यह कानून 73वें संविधान संशोधन की तकरीबन कार्बन कॉपी है, या कह सकते हैं आप जल्दबाजी में दिया गया विचार हो। क्योंकि आपने देखा 73वां संविधान संशोधन के सारे आर्टिकल्स को, और लगभग आपको लगता है कि उसका रिपीटेशन ही है 74th संविधान संशोधन। यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अगर सारे एक्ट को देखें तो कुल जमा 2 लास्ट जो आपने देखा मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ये दोनों आपको नया मिलेगा। उसको छोड़ के लगभग जो है दोनों के सभी जो भी प्रावधान है वो आपको सेम मिलेंगे। इसी कारण से निर्मल मुखर्जी जैसे विचारक कहते हैं कि लगता है ये कार्बन कॉपी है और जल्दबाजी में विचार किया गया है।
73वां संविधान संशोधन से तुलना करते हुए वो आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई स्वतंत्र विचार पंचायती राज अधिनियम में चला गया है और फिर एक दिन नगर पालिका वाले अचानक जग उठे और कहने लगे कि कृपया हमें भी स्थान दे दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल थॉट तो पंचायत का था, पंचायत ने किया, और ऐसा लगता है कि नगर पालिका के कुछ लोग कभी नींद से उठे और कह रहे हैं कि वो जो आपने घर बनाया है पंचायती राज का, जो बहुत सुरक्षित घर है, लोकप्रिय घर है, उसे उसमें हमें भी स्थान दे दीजिए। और इस तरह से बहुत एक रेटोरिक यूज़ करते हुए निर्मल मुखर्जी कहते हैं कि ऐसा लगता है, मान के चलिए, कि नगर पालिका की चटनी के साथ पंचायती राज का समोसा जो है वो सौंप दिया गया है। यानी वहाँ इम्पॉर्टेंट भूमिका जो है उस समोसे की है जो पंचायती राज की है, और वहाँ एग्जिस्ट करने के लिए, वहाँ अस्तित्व बनाने के लिए नगर पालिका की चटनी भी जो है वो प्लेट में परोस दी गई है। तो एक तरह से जो है उसकी भूमिका कमतर है, क्योंकि वो कुछ नया नहीं कर रहा है, वो रेपुटेशन कर रहा है पंचायती राज का। और आगे आलोचना करते वो ये भी कहते हैं कि यह बिना सोचे समझे गाँव और शहर के बीच एक कृत्रिम विरोधाभास पैदा करता है। जब आपको वही एक्ट लाना था तो आप क्यों इतना डिमार्केशन कर रहे हैं कि ये ग्रामीण प्रशासन के लिए है, ये शहरी प्रशासन के लिए, इससे गांव का विकास होगा, इससे शहर की बेहतरी होगी। तो आप ये जो है जानबूझ के जो है क्या कर रहे हैं, आप दोनों के बीच एक कृत्रिम विरोधाभास जो है, आर्टिफिशियल जो है डाइकोटमी क्रिएट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इस क्लास के अगले हिस्से में जो है संविधान के जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन एक्ट के जो इम्प्लीकेशन हुए हैं, जो अनुप्रयोग हुए हैं, उस पे हम बात करेंगे। और जो कुछ अनुप्रयोग हैं और उससे जो कुछ निकल के आ रहा है उसको हम कुछ बिंदुवार तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है संवैधानिकरण यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी प्रशासनिक स्वायत्तता का सवाल है जो यहाँ से निकल के आ रहा है। मतलब जो हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है, जो सक्सेसफुल अचीवमेंट हमने हासिल किया है पंचायती राज और नगर पालिका के माध्यम से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरी वित्तीय स्वायत्तता या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। चौथी गवर्नेंस में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नेंस में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। नेक्स्ट वन इज़ लोकतंत्र का गहनीकरण यानी कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या डीपनिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज़ जेंडर सशक्तिकरण यानी जेंडर एम्पावरमेंट। नेक्स्ट वन इज़ निचले तबके को सशक्त करके सामाजिक न्याय देना यानी सोशल जस्टिस वाया एम्पावरमेंट ऑफ लेस्ट एडवांटेज सेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ लोकप्रिय सहभागिता यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एंड लास्ट इज़ विकेंद्रीकृत नियोजन यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो ये जो हम जो बिंदुओं को हमने आपके साथ अभी साझा किया, विस्तार से एक एक बिंदुओं को परत दर परत जो है खोल के समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आशय क्या है, हम इससे क्या समझते हैं आखिर। जहाँ तक संवैधानिकरण का मुद्दा है, आप जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा दिया है। मतलब पंचायतों की व्यवस्था तो पहले से थी, हम सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि कैसे आर्टिकल 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो विधान था वो ये कह रहा था कि पंचायत होना चाहिए और ग्रामीण स्तर पे हमें सशक्तिकरण करना चाहिए। ये आपके संविधान में शुरू से लिखा गया था। ये आप देखिए। और दूसरा जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी जो है पंचायत के बारे में कहा गया था। तो ये राज्य सूची में पंचायत होगा, ये कहा गया था। लेकिन ये दोनों ही विधान बहुत सीमित थे और बहुत एकांगी थे। इसलिए सीमित थे क्योंकि आप इसको बलपूर्वक लागू नहीं करा सकते थे। तो इसीलिए इसकी सीमाएं यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा सकती थी। लेकिन अगर आप इस अधिनियम के पहले तक पूरे देश में स्थानीय स्वशासन के लिए कोई नियम भी नहीं था, मतलब आप खुल के हैं, अगर कहीं चुनाव कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं करवा रहे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने जा रहा है। जैसे उत्तर भारत में कई राज्य ऐसे थे जहाँ पंचायत के चुनाव 20-20 साल तक नहीं हुए थे, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि वो जो है पंचायती राज जो अधिनियम नहीं आया था। और पहले तक ये था कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायत शामिल है तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन करवाए नहीं करवाए, व्यवस्था है कुव्यवस्था है, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा रहा है, नागरिकों के समस्याओं को हल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इस बारे में जो है कोई एकमतता नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस अधिनियम की स्वीकृति के कारण राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया कि उन्हें ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन की इकाइयाँ स्थापित करनी पड़ेगी। यानी
इस अधिनियम ने मजबूती से क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को ये बलपूर्वक कहा कि आपको जो है ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़े जो प्रावधान हैं उसको लागू करना पड़ेगा। और अतएव आप कह सकते हैं कि संवैधानिकरण ने क्या किया, स्थानीय शासन को एक खाका तैयार किया और जिसे सरकार के तीसरे स्तर यानी कि थर्ड स्ट्रेटम के नाम से जाना जाता है। ये सरकार का तीसरा स्तर कह रहे हैं इसको निर्मल मुखर्जी, और वो कहते हैं जिससे समाज और शासन के बीच जो है वो जनता का रास्ता बहाल हुआ। मतलब समाज है और शासन है, उनके बीच जो खाई थी वो पंचायती राज के माध्यम से और उसको संवैधानिक मान्यता देने के माध्यम से क्या हुआ और बुलंद हुआ, उसको सशक्ति मिली। दूसरा है प्रशासनिक स्वायत्तता। इस अधिनियम ने ग्रामीण और शहरी दोनों इकाइयों को कार्य वितरण के मामले में अत्यधिक प्रशासनिक स्वायत्तता जो है वो प्रदान की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दोनों को मिला है। इससे पूर्व स्थानीय इकाइयों को राज्य सरकार के मात्र एक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था और उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि राज्य के निर्णय के अतिरिक्त और कोई प्रशासनिक निर्णय ले सके, यानी बहुत सीमित उन्हें अधिकार दिया गया था। उनको ये पावर नहीं था कि वो जो है राज्य के निर्णय के अतिरिक्त भी कोई अलग से निर्णय ले सके। परंतु नए कानून ने स्थानीय शासन को इस काबिल बनाया है कि ये अपने मामले को स्वयं निभा सके। उदाहरण स्वरूप ये तय कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र के समुचित विकास ये स्वयं करे, जिसमें अन्य कार्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना, अनेक विकास योजनाओं को लागू करना या ऐसे किसी अन्य विकास कार्य की शुरुआत करना जो स्थानीय इकाई को आवश्यक लगे। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के माध्यम से इतना तो तय है कि ग्रामीण स्तर पर, शहरी निकायों के स्तर पर जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए खाका तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है ग्रामीण स्तर पर मिल गई है। अनेक विकास योजनाओं को चालू करने की जिम्मेदारी जो है वो ग्रामीण स्तर पर मिल गई है। और या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी विकास कार्य को शुरुआत करना जो स्थानीय इकाई के लिए ज़रूरी हो, उसके लिए भी जो है उसे महत्वपूर्ण जो है अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि वित्तीय जो है स्वायत्तता। इस अधिनियम का एक अन्य प्रभाव वित्तीय स्वायत्तता को स्थापित करना भी है। किसी भी संगठन का अपरिहार्य शर्त जो है उसके वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना। अगर आप संगठन हैं और आप लाइवली तरीके से, आप अच्छे से, बिना किसी दबाव के काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर आप हैं तभी आप काम कर पाएंगे। भारत के स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक तंगी के लिए ही जाने जाते थे। हमेशा देखिएगा आप तो स्थानीय निकाय को कहा जाता था कि उनके पास तो पैसा है नहीं, वो गरीबी हालत में है, वो कंगाली के हालत में है, तो अपनी आर्थिक तंगी के लिए कुप्रसिद्ध स्थानीय निकाय। और इस अधिनियम ने आर्थिक रूप से तंग ग्रामीण और शहरी निकायों को एक मजबूत आर्थिक अधिकार प्रदान किया है। इसने क्या किया, जो बहुत खस्ता हाल में थे, आर्थिक रूप से तंग थे निकाय, उसको एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक राइट दिया है। इस अधिनियम ने दोनों संस्थाओं को राज्य द्वारा पहले से तय संसाधन के अलावा अपने संसाधन जुटाने का भी अधिकार दिया है। राज्य सरकार तो दे ही रही है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रही है पंचायत को और नगर निगम को, लेकिन साथ में आपको ये भी अधिकार है कि आप अपने खुद के रिसोर्सेज को भी जनरेट कर सकते हैं, अपने खुद के संसाधनों को भी सृजित कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम ने यह भी प्रावधान किया है कि राज्य सरकारें एक राज्य वित्त आयोग का गठन सुनिश्चित करे जो निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिश करे। साथ ही साथ जो है ये भी कहा कि तो राज्य के लिए क्या करना चाहिए कि एक वित्त आयोग का गठन करे, और वो अलग अलग एरिया में, जैसे राज्य को कुछ पंचायतों को या म्यूनसिपैलिटी को कुछ जो है वित्तीय ज़रूरत चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, और अलग तरह के विकास के लिए चाहिए, कुछ आर्थिक विकास के लिए चाहिए, उन सभी में जो है क्या करेगा, ये वित्त आयोग जो है उसकी मदद करेगा, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। अगला जो है वो है शासन में पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। अब देखिए, हम गवर्नमेंट की जगह गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करने लग गए हैं। गवर्नेंस का मतलब शासन से है, यानी सरकार की जगह अब हम गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि गवर्नेंस जो है एक तरह से
कार्यकुशल सरकार का बोध कराता है। मतलब अब हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जो है गवर्नमेंट जो बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करता था उसकी जगह हम एक इंक्लूसिव तरीके से सरकार काम करे उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और गवर्नेंस की पूरी अवधारणा में आप देखिएगा स्टेट के साथ जो है सिविल सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट रोल में भाग लेता है, यानी राज्य के साथ साथ नागरिक समाज भी भाग लेता है। हाल के दिनों में पारदर्शिता का चलन काफ़ी बढ़ा है, यानी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आप देखिएगा काफ़ी प्रयोग हो रहा है। और पारदर्शिता को आजकल स्थानीय शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के आवश्यक शर्त तथा अच्छे शासन के तत्व के रूप में देखा जाता है। और पारदर्शिता को क्या हम देख रहे हैं कि आज के समय में जहां ईमानदारी के भाव से देखा जाता है, अगर आप पारदर्शी हैं मतलब आप ईमानदार हैं, तो ईमानदारी को जो है दिखाने के लिए यूज़ करते हैं और अच्छे शासन के तत्व के रूप में इसका प्रयोग होता है। अतएव इस अधिनियम का चौथा महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि इसने शासन में पारदर्शिता की शुरुआत की है और पारदर्शिता को बहाल करने के उद्देश्य से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243J और 243Z, यानी 243J जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है और 243Z जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ा है, उन दोनों में ऑडिट का प्रावधान किया है। और ऑडिट जैसे ही होगा मतलब आप अपने सारे किए गए खर्चों को जो है पब्लिक अफेयर में ला रहे हैं, आप जो है क्या कर रहे हैं, आप उसको लोकवृत्त में ला रहे हैं, पब्लिक स्फेयर में बोल रहे हैं कि हमें पिछले साल हमने ये खर्च किया, हमें ये मुनाफा हुआ। और जैसे ही आप ये कर रहे हैं मतलब आप ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी को बहाल करने के लिए जैसा कि हम जान रहे हैं पंचायती स्तर पर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्तर पर, दोनों के स्तर पर जो है संवैधानिक प्रावधान जो है वो तय कर दिया गया है। पंचायतों के स्तर पर 243J और शहरी प्रशासन के स्तर पर 243Z, ये दोनों जो है ऑडिट की पूरी जो अवधारणा है उसको रीस्टैब्लिश करने की बात करती है। नेक्स्ट वन इज शासन की जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अब जो है गवर्नेंस में भी अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि जो शासन होगा वो जो गवर्नेंस में जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें जो है ये इसका आशय है कि इन संशोधनों के माध्यम से स्थानीय इकाइयां लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए जवाबदेह हो गई है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इकाइयां हैं, यूनिट है, वो जवाबदेह हो रही है क्योंकि वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है। अगर स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो लोगों की शिकायतों को निपटारा करने में, लोगों की जन आकांक्षा को पूर्ण करने में और लोगों को सेटिस्फाइड करने में अगर सफल होती है तो वो संस्था को कहा जा सकता है कि वो जवाबदेह है। और जैसे ही जवाबदेही का पूरा जो है संकल्पना सामने आता है, ऐसे लगता है कि गवर्नेंस यही है, गवर्नेंस का यही मतलब है। जैसे आप गुड गवर्नेंस का एक कंसेप्ट है, देखिएगा वर्ल्ड बैंक का है 1989 का सुशासन का संकल्पना, उसमें यही बात कहा गया है कि किस तरह से जो है पब्लिक सेक्टर को मैनेजमेंट किया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वो प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, किस तरह से पार्टिसिपेशन लाया जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो गुड गवर्नेंस का पार्ट है, यानी सुशासन का पार्ट है। और ये सब अगर आप शासन में ला रहे हैं, ये सब अगर शासन में आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अब आप जो है गुड गवर्नेंस की तरफ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको आपको संदर्भ में उसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो लोकतंत्र के को गहनीकरण करने की बात कर रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी को कैसे डीप करेंगे, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो रहा है 73rd और 74th अमेंडमेंट से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो भारतीय लोकतंत्र जो है इसलिए मजबूत हो रहा है, इसलिए गहन हो रहा है, इसलिए गहरा हो रहा है आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज लोकतांत्रिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और समाज अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है यानी वो समाज का रूट बहुत गहरा है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है और यहाँ डेमोक्रेटिक भावना से वो जुड़ा हुआ है। नए अधिनियम ने निम्नतर स्तर पर ग्राम सभा बनाकर, पश्चिम बंगाल में हालांकि ग्राम सभा से भी नीचे ग्राम संसद बनाकर, पंचायत नगर पालिका के लिए वार्ड समिति बनाकर भारतीय समाज की जड़ों को गहरा किया है। यानी आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसकी ज़मीन को गहरा कर रहे हैं, तो वो और क्या हो रहा है कि वो मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि
इस अधिनियम ने लोगों को सहभागिता के कार्य का भी प्रशस्त किया है। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई? तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं को आपने रिजर्वेशन दिया है 1/3 सीटों पर, SC ST को रिजर्वेशन दे रहे हैं, समाज के वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो जैसे ही समाज का वंचित वर्ग प्रतिनिधित्व पा रहा है, यानी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो समावेशी हो रहा है, और जैसे ही पूरी संरचना समावेशी हो रही है, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक भावनाओं को, लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूती से स्थापित किया जा रहा है, और जैसे ही ये सब कुछ हो रहा है, मतलब लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो गहरी हो रही हैं। उसके साथ साथ नियमित होने वाले चुनाव से भी क्या हो रहा है? लोकतंत्र गहरा हो रहा है। जो रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे आप कहते हैं 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, उससे भी जो है वो क्या हो रहा है? पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा गहरा हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अगला है लैंगिक सशक्तिकरण, यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी है कि इसके द्वारा निकायों में महिलाओं को आरक्षण को आपने दिया। आपने देखा अभी कि 1/3 आपने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। हालांकि ये प्रत्येक स्टेट में आप देखिएगा तो वेरी कर रहा है। मौजूदा समय में 50-50% तक आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। भारत की महिलाएं, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का पितृसत्ता द्वारा जो है परंपरागत रूप से शोषण हो रहा था। आप जान रहे हैं, महिलाएं हाशिए पे थी। महिलाओं को ऐसा माना जाता था कि महिलाएं मतलब जो है वो होम मेकर है, और पुरुष मतलब जो है वो ब्रेड विनर है। मतलब महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष रोटी कमाएगा। ये इस आधार पे हमने डिवाइड कर दिया था कार्यों का बंटवारा, और ये माना था कि महिलाएं घर के ही अंदर रहेंगी। जैसे ही घर के अंदर रहेंगी तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगी। और उसी तरह से व्यवस्था भी थी कि वहाँ पे महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। तो 73वां संविधान संशोधन से जैसे ही हम कह रहे हैं कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम सीटों का आरक्षण कर रहे हैं, 1/3 सीटें जो है महिलाएं चुन के आएंगी उसमें, तो अचानक क्या होगा? जैसे ही हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आरक्षण के माध्यम से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी वो सहभागी हो रही हैं। और जैसे ही वो सहभागी होंगी तो उसका सशक्तिकरण धीरे धीरे होगा। जैसे आपने देखा ना अभी कि आप देख रहे थे कि कैसे हम कह रहे हैं कि पंचायत पति सरपंच पति का संकल्पना आ रहा है। वो सही है, वो आ रहा है क्योंकि ये पहले स्टेज में है। महिलाओं को आरक्षण मिला है, वो पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन वो जैसे ही पार्टिसिपेट कर रही हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर समझदारी भी आ रही है। पहले दिन वो हो सकता है अपने पति के हिसाब से काम करेंगी, अपने बेटे के हिसाब से करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी राजनीति को समझेंगी और फिर वो अपने स्वविवेक से भी काम करेंगी। तो जैसे ही ये पूरा सिस्टम बदलेगा तो सशक्तिकरण होगा। और वो महिलाएं जब खुद नहीं पढ़ी हैं लेकिन वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने पे ध्यान दे रही हैं, तो उनका जो अगला जनरेशन है वो सशक्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे गांव के लैंगिक संरचना में भी बदलाव होगा। जो गांव का जेंडर का स्ट्रक्चर है वो तब्दील होगा। जो गांव कभी पुरुषवादी गांव था, वहां महिलाएं भी जो है वो अपनी अपनी आधी आबादी से जो है अपना प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर में भी तब्दील हो रहा है। हालांकि अभी भी ये सशक्तिकरण का एक छोटा सा कदम है, हम कह सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी इसके चारों कदम है। और मुझे लगता है हर कदम के साथ विशेषता के साथ चुनौतियां होती है, लेकिन चुनौतियों को बहुत अधिक हावी करने से उसकी विशेषताओं के महत्व को हम जो है घटा नहीं सकते। तो विशेषता अपनी जगह है और विशेषता को जो है हमें खुल के उसके बारे में बात करना चाहिए। सबसे समाज के वंचित तबकों को सामाजिक न्याय, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो कई सारे स्कॉलर हैं लाइक जॉन रॉल्स, मतलब डॉर्किंग, चार्ल्स टेलर, ये सभी लोग इसी तरह की बात को कहते हैं कि कैसे जो है समाज का वंचित तबका को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना। वह रॉल्स तो कहते हैं अपने न्याय के सिद्धांत में कि द लिस्ट एडवांटेज शुड बी ग्रेटेस्ट बेनिफिट, यानी समाज का जो सबसे हीनतम तबका है उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिले। और टेलर जो है, चार्ल्स टेलर, एक रेलगाड़ी का उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि अगर आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं और मान के चलिए आपको सिगरेट पीने का तलब है कि आप सिगरेट पिएं, और आपके जो सहयात्री हैं वो अस्थमा के मरीज हैं मान के चलिए, तो आप क्या करिएगा? आप क्या सिगरेट पीजिएगा या नहीं पीजिएगा? तो वो कहते हैं हम नहीं पीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए भी सोच रहे होते हैं। तो एक सामाजिकता का भाव, एक तरह से समाज का जो वंचित तबका है उसको आरक्षण देने की बात, उसको आगे बढ़ाने की बात का एक लंबा हिस्ट्री है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में। और अगर हम देखें कि SC ST के रिजर्वेशन करने की बात, तो उससे ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों में जो है उसका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उससे उसका चरित्र बढ़ा है।
अगला जो है लोकप्रिय भागीदारी है और यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और इस अधिनियम ने स्थानीय शासन में जन जन की भागीदारी को स्थापित किया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में विकास के वैकल्पिक नमूने के तौर पर लाया गया सहभागी विकास एक महत्वपूर्ण पहल है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इस अधिनियम ने निचले स्तर पर ग्राम सभा या वार्ड समिति के निर्माण को आवश्यक बना के जन सहभागिता को और मजबूत बनाया है। और ये अगला जो बिंदु है, वो अगला बिंदु जो है वो विकेंद्रीकृत योजना का है, यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का है। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो निकल के आ रहा है उसके अनुप्रयोग के रूप में वो ये कहता है कि इस नए अधिनियम का एक महत्वपूर्ण चिन्ह योजना निर्माण प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की शुरुआत करना भी है। शुरुआती स्तर पर योजना निर्माण को एक अत्यंत तकनीकी कार्य के रूप में समझा जाता था, जो कि अनुभवी दिग्गजों के द्वारा किया जाता था, परंतु बाद में योजना के विचार में काफ़ी बदलाव आया। हम इस परंपरागत ऊपर से नीचे चलने वाले प्रतिमान के बजाय नीचे से ऊपर चलने वाले दृष्टिकोण को हम बल देते हैं, और परंपरागत रूप से चल रहे टॉप डाउन अप्रोच के स्थान पे बॉटम अप्रोच को अधिक महत्व दे रहे हैं। यानी हमने पूरा योजना का तरीका ही बदल दिया। पहले हम क्या करते थे, टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करते थे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जो है योजनाओं को फॉलो करते हैं, यानी गांव का विकास हो तब शहर का विकास हो, इस तरह के अप्रोच को मान रहे हैं। योजना निर्माण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के सरकारी प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। 2243G में भी पंचायती राज को स्वशासन के संस्थान के रूप में पहचान मिली है, तथा यह अधिकार दिया गया है कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ाने वाली परियोजनाओं का निर्माण करे। हालांकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में जमीनी स्तर पर योजना निर्माण का कार्य अभी बहुत शुरुआती दौर में है, और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग भी ऐसी संस्थाओं का निर्माण कर रहा है, जिससे इस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। यानी विकेंद्रीकृत योजना आप देख रहे हैं ग्रामीण स्तर पर क्या है, शहरी स्तर पर क्या है। तो इस तरह हमने विस्तार से देखा कि किस तरह से 73rd अमेंडमेंट की क्या आलोचनाएं हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और 74th अमेंडमेंट के प्रावधान क्या थे, उसकी आलोचनाएं क्या क्या हुई, और ओवरऑल 73rd और 74th अमेंडमेंट से क्या क्या इम्प्लीकेशन, क्या क्या उसकी जो है आप कह सकते हैं कुछ निचोड़ के कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ निकल के सामने आई, जिससे आपको निश्चित तौर पे मुझे लगता है एक समझ बना होगा इस विषय पर। और आपका शुक्रिया, आप इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ हैं। धन्यवाद।